हेलो दोस्तों, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मू डाजू रिवर के सोर्स की ओर जा रहा था, मगर उसे रास्ते में कोई घायल बंदा मिल गया। इसलिए वो रुक के उसे देखने लगता है। तो उसे पता चला कि ये घायल बंदा और कोई नहीं लिंगजिन है, और उन्होंने अपने चारों तरफ एक रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखा हुआ है, जिसपे लिंगजिन किन्मू की तारीफ करते हुए कहने लगे थे कि उसकी आंखें काफी ज्यादा कमाल की है। फिर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाने की वजह बताई, तो किन्मू लिंगजिन की हेल्प करना चाहता था। इसलिए उसने लिंगजिन से कहा कि अगर वो चाहे तो किन्मू उनकी हेल्प कर सकता है। वो उनके जख्मों को ठीक करने में अपनी पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसने ग्रैंडपा मार्क्स से मेडिकल सीखा है। किन्मू की बात सुन के लिंगजिन ने रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। उन्होंने किन्मू को उनके जख्मों को ठीक करने का एक मौका दिया। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम किन्मू को देखते हैं, जो लिंगजिन का इलाज करने के लिए बिल्कुल रेडी था। वो सबसे पहले लिंगजिन की कंडीशन चेक करता है, जिसके बाद कुछ नीडल्स को उनकी बॉडी पे लगाते हुए उन्हें एक दवाई पीने को दे देता है। जो दवाई पीने के बाद लिंगजिन ध्यान लगाकर कल्टीवेशन में बैठ गए। कुछ देर तक वो इसी तरह से बैठे रहते हैं और उनकी बॉडी भी धीरे धीरे हील हो रही थी। जब पूरी तरह से सभी घाव भर जाते हैं तो लिंगजिन उठ खड़े हुए। वो किन्मू की तारीफ करते हुए कहने लगे कि उसकी ना सिर्फ आंखें बल्कि मेडिकल स्किल्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वैसे क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे? देखो, मैं जानता हूँ कि स्वॉर्ड गॉड मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए टेक्निक्स की कोई कमी नहीं। मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। मेरा डिसाइपल बनने के बाद तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना पसंद करोगे? जिसपे किन्मू कहने लग चुका कि ऐसा नहीं है कि मैं आपका डिसाइपल नहीं बन सकता। आप जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट का डिसाइपल बनना कौन नहीं चाहेगा, मगर मसला ये है ना कि मैं डीमन कल्ट का लीडर हूँ, साथ ही साथ मैं डीमन कल्ट का होली टीचर भी हूँ, मतलब कि सेक्रेट टीचर। इस वजह से आपका डिसाइपल बनना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। अब जैसे ही लिंगजिन को पता चला कि किन्मू डीमन कल्ट का लीडर है, तो वो मनी मन हैरान हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन्मू डीमन कल्ट का लीडर हो सकता है। किन्मू की बात को सुन के वो कहने लगे, मैंने तो सोचा था कि मैं जनरेशन वाइज तुम्हारा सीनियर हूँ, लेकिन मुझे अभी पता चल रहा है कि हम दोनों तो सेम जनरेशन से है। जो कहने के बाद लिंगजिन ने किन्मू को एज अ फेलो कल्टीवेटर ग्रीट किया। ये देख के ड्रैगन किलिन और डीमन किंग को कुछ भी समझ नहीं आता। वो आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों को इस दुनिया के तौर तरीके अभी अच्छे से पता नहीं। ये दोनों तो एक दूसरे को कंफ्यूजन की निगाह से देख रहे थे, मगर किसी को भी कुछ भी जवाब नहीं मिलता। दरअसल डीमन कल्ट या तीनों ग्रेट फैक्शंस का जो लीडर होता है वो सीनियरिटी में प्रीवियस जनरेशन के बराबर होता है, फिर चाहे इन तीनों फैक्शंस का लीडर प्रेजेंट जनरेशन से भी क्यों ना हो। मगर मैं आपको बता दूं, तीनों ग्रेट फैक्शंस की सीनियरिटी डीमन कल्ट के लीडर के पास होती है। दोनों ग्रेट फैक्शंस मतलब कि मॉन्क टेम्पल और डाउ सेक्ट के लीडर डीमन कल्ट के लीडर को सीनियर कहते हैं, क्योंकि डीमन कल्ट इन दोनों फैक्शन से ज्यादा ताकतवर है। अब हम इधर किन्मू को देखते हैं, जो कहने लग चुका कि ब्रदर लिंगजिन, आप बहुत ज्यादा केयरफुल इंसान हो, जो बिना सोचे समझे कुछ भी फैसला नहीं लेते। अभी की आपकी जो इंजरीज है वो भी कुछ खास नहीं, मगर फिर भी आपको पूरी तरह से ठीक होने में कुछ वक्त तो लगेगा, इसलिए तब तक आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना होगा। किन्मू की बात सुन के लिंगजिन कहने लगते हैं कि वो इस तरह से घायल नहीं होते। अगर पास्ट में स्वॉर्ड गॉड ने उनकी उंगली ना काटी होती तो वो लिटिल रुलाई के हाथों इस तरह से पहले कभी भी घायल नहीं हुए थे। खैर, भले ही मैं अपनी पुरानी स्ट्रेंथ में नहीं हूँ, मगर फिर भी मैंने लिटिल रुलाई को अच्छा खासा डैमेज दिया है। वो सीरियसली इंजर्ड हो चुका है, उसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं। मैंने उसे वो डैमेज दिया है जो सिर्फ डिवाइन हीलर ही ठीक कर सकता है। अगर कोई डिवाइन हीलर नहीं मिला तो उसे ठीक होने में 2-3 साल तक का वक्त तो आराम से लग ही जाएगा। लिटिल रुलाई मॉन्क टेम्पल का रुलाई बनना चाहता था, मगर वो डीमन रेस से होने की वजह से रुलाई नहीं बन पाया, जिस बात का गम उसके दिल में अभी भी है। या यूं कहूँ कि रुलाई ना बन पाने की बात उसके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी खटक रही है, तो इसलिए वो मॉन्क टेम्पल से अलग थलग रहता है। वैसे मैं तुमसे ये पूछना ही भूल गया कि तुम अकेले डाजू रिवर के सोर्स में क्यों जा रहे हो? आखिर स्वॉर्ड गॉड कहाँ है? जो सुन के किन्मू कहने लगता है कि मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। दरअसल मेरे ग्रैंडपास डार्क रियलम में कहीं पे ट्रैप हो चुके हैं। जो कहते हुए किन्मू लिंगजिन को अपने ग्रैंडपास की पेंटिंग दिखाने लगता है। तो किन्मू की बात सुन के और ग्रैंडपास की पेंटिंग को देख के वो कहने लगते हैं कि अच्छा, तो ये बात है, तुम कह रहे हो कि स्वॉर्ड गॉड और डीमन कल्ट के एंसेस्टर डार्क रियलम में कहीं पे खो गए हैं। सच में अगर लोगों को पता चला कि ये दोनों खो गए हैं तो लोग हंस पड़ेंगे। जो कहने के बाद लिंगजिन भी हंसने लगते हैं। फिर वो ग्रैंडपा मू को देखते हुए कहने लगे कि मैंने इस लोहार को देखा है, इसे मैं फॉलो कर रहा था, मगर मैं उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाया। हर मर्तबा उसके पैर मुझसे आगे रहते, वो कुछ भी बिना बोले बस चलते जा रहा था। वो अजीब था, मगर बहुत ज्यादा पावरफुल भी था। वो मुझसे कम ताकतवर तो बिल्कुल भी नहीं था। उस जैसे एक्सपर्ट से मिलना बहुत ज्यादा रेयर होता है। जिसपे किन्मू कहने लगा कि आप जिनकी बात कर रहे हो वो मेरे ग्रैंडपा मू है। क्या आप बता सकते हैं कि वो फिलहाल अभी कहाँ पे है? तो लिंजिंग बताने लगते हैं कि मैंने आखिरी मर्तबा उस एक्सपर्ट को फॉरबिडन लैंड में जाते हुए देखा था। वो फॉरबिडन लैंड ड्रैगन वैली के वेस्ट में है, मगर मैं तुम्हें बता दूं वो फॉरबिडन लैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो सुन
के किन्मू तुरंत ही मैप में उस जगह को मार्क कर लेता है। फिर वो कहने लगता है शायद ग्रैंडपामू उस जगह पे कैरफ्री विलेज को देखने गए होंगे। हो सकता है कि उस फॉरबिडन लैंड में कैरफ्री विलेज हो। कैरफ्री विलेज का सुन के लिंजिंग कहने लगते हैं कि आखिर तुम ये किस विलेज की बात कर रहे हो? इस नाम के विलेज को मैंने कभी भी नहीं देखा। इवन की ये नाम भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जो सुन के किन्मू मनी मन हैरान होते हुए सोचने लगता है कि लिंजिंग जैसे एक्सपीरियंस बंदे को भी कैरफ्री विलेज नहीं पता नहीं आखिर ये कैरफ्री विलेज है किधर। अभी उनका ये कहना ही था कि उतने में ही लिंजिंग बताने लग चुके कि उस फॉरबिडन लैंड में उन्होंने अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड को भी देखा था। इस वजह से वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। ऊपर से उन्हें फेंगडू के राजा से फॉरबिडन लैंड्स को गार्ड करने का भी ऑर्डर मिला था, लेकिन वो एक्सपर्ट तो इन सब चीजों के बावजूद भी बिना डरे सीधा अंदर चला गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी भी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो सुन के किन्मू कहने लगता है कि अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड ने कहा था कि वो ग्रैंडपाज और ग्रैनी की सोल्स को कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए अब मुझे जल्दी करना होगा। तो ब्रदर लिंजिंग, क्या आप मुझे अंडरटेलम लेकर जा सकते हैं? जिसपे लिंजिंग जवाब देते हैं कि तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी यकीनन मदद करूंगा, लेकिन अभी तुम्हारी कल्टीवेशन अंडरटेलम जाके फेंगडू के किंग से मिलने के लिए इनफ नहीं। अगर तुम अपने सोल को भी बेच दो तब भी तुम फेंगडू के राजा से बात नहीं कर पाओगे। लिंजिंग की बात सुनकर किन्मू कहने लगता है कि किसने कहा कि वो फेंगडू के राजा से बात करना चाहता है? मुझे तो फेंगडू के राजा से कुछ भी लेना देना नहीं। किन्मू की बात सुनकर लिंजिंग उसे अंडरटेलम में लेके जाने के लिए तैयार हो चुके। अब वो अपने पास से एक टोकन निकालते हुए उसका यूज करने लगते हैं। इस टोकन की वजह से डाजू रिवर के सोर्स का गेट ओपन हो गया और उसके अंदर से डार्क एनर्जी निकलने लगी। उतने में ही हम एक बोट को इसी तरफ आते हुए देखते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग इस बोट पे सवार होकर अंडरटेलम की ओर जाने लगते हैं। कुछ ही समय में ये लोग अंडरटेलम में पहुंच गए, जहां मूनशिप के पास जाते हुए किन्मू बता रहा था कि यही वो मूनशिप है जिसे मैंने पिछली बार देखा था। ये मूनशिप मेरे और कैरफ्री विलेज के साथ रिलेटेड है। जो कहने के बाद ये लोग फ्लाई करते हुए मूनशिप के ऊपर आ जाते हैं। ये मूनशिप बिल्कुल पिछली बार की ही तरह है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इस जगह को देख के डीमन किंग हैरान था। वो कहने लगा कि ये तो डिवाइन क्रिएशन की तरह है। अब ये डिवाइन क्रिएशन क्या है नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में फिलहाल डिटेल से कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन हो सकता है कि आने वाले एपिसोड्स में डिवाइन क्रिएशन के बारे में हमें और भी कुछ बता दिया जाए। उतने में ही किन्मू का जेट पेंडेंट चमकते हुए एक तरफ इशारा करने लगता है, तो किन्मू फौरन ही उसी तरफ आ चुका जहाँ मून गार्डियन था। वो किन्मू को देखकर डरते हुए कहने लगा कि तुम तो कैरफ्री विलेज से लग रहे हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो? देखो उन सब चीजों में मेरी कोई भी गलती नहीं थी। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी किन्मू उससे कहने लगा कि मैं इस मूनशिप को उधारी पे लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कैरफ्री विलेज को तलाश करना है। जो सुनते ही इस मून गार्डियन के हाव भाव चेंज होने लगे। वो दोबारा से कहने लगा कि मैंने कहा ना मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, मैं कोई गद्दार नहीं हूँ, मैं बस उस जगह से भाग आया था। उन लोगों की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ये मून गार्डियन शायद से मून हर्डर्स के मौत की बात कर रहा है। मैं अभी इस चीज को लेके कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मून गार्डियन ने सिर्फ यहाँ पे उन लोगों का जिक्र किया है। उसने क्लियरली ये नहीं बताया कि वो किसकी बात कर रहा है। हो सकता है कि ये कैरफ्री विलेज के लोगों की भी बात कर रहा हो। खैर ये तो हमें आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। इस गार्डियन की बात को सुनकर लिंजिंग कहने लगता है कि ये बंदा एक पागल है, ये अपना होशो हवास खो चुका है। मैंने इस मूनशिप को कई मर्तबा विजिट करके चेक किया, मगर मुझे यहाँ पे कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला। हो सकता है जो तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे नहीं हो। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी किन्मू का पेंडेंट इस पिलर की तरफ इशारा करने लग चुका, तो किन्मू इस पिलर की ओर जाने लगता है। दरअसल ये पिलर मूनशिप को कंट्रोल करने का जरिया है, लेकिन डीमन किंग कहने लगता है कि तुम कभी भी इस कल्टीवेशन के साथ मूनशिप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उल्टा मूनशिप ही तुम्हें डिवोर कर लेगा। मेरी बात मानो और पीछे हट जाओ। तो लिंजिंग भी कहने लगे कि इस पिलर में कुछ भी नहीं, मैंने इस पिलर को भी अच्छी तरह से कई मर्तबा चेक किया है, मगर मुझे इस पिलर के अंदर से कुछ भी फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हुआ, इसलिए तुम यहाँ पे फालतू का टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। किन्मू ना डीमन किंग की बातों पे ध्यान देता है ना ही लिंजिंग की बातों पे। वो बिना डरे इस पिलर के पास आ जाता है और सोचने लगता है कि ये जेट पेंटेंट और मैं कैरफ्री विलेज से हूँ। अगर मेरी रगों में कैरफ्री विलेज के लोगों का खून दौड़ रहा है तो यकीनन मैं इस शिप को कंट्रोल कर सकता हूँ। जो कहने के बाद किन्मू इस पिलर को टच करने जाने लगा, लेकिन मून गार्डियन चिल्लाते हुए किन्मू से ऐसा ना करने को बोलने लगा, मगर किन्मू मून गार्डियन की बातों पे जरा भी ध्यान नहीं देता। वो सीधा इस पिलर को टच कर देता है, जिस वजह से ये पिलर एक्टिवेट हो गया और कई सारे पिलर्स जो यहाँ पे मौजूद थे वो भी एक्टिवेट होने लगे। इन पिलर्स को छोड़ो, पूरा शिप ही यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा था। इस नजारे को लिंजिंग और बाकी के लोग भी हैरान होके देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये हो क्या रहा है। इधर किन्मू तो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मगर उतने में ही उसके माथे पे थर्ड आई आ चुकी। ये सीन देख के डीमन किंग कहने लगता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, इस लड़के ने मून शिप को एक्टिवेट कैसे कर लिया? क्या ये कोई मून हार्डर है? अगर ऐसा है भी तो ये मून शिप को यूं ही कंट्रोल नहीं कर सकता। मून गार्डियन बनने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है, जैसे कि पिछले मून गार्डियन की
की मौत। जब तक पिछला मून गार्डियन मारा नहीं जाता तब तक दूसरा मून गार्डियन अपीयर नहीं हो सकता। भले ही अभी के लिए शिप का गार्डियन पागल हो चुका है, मगर है तो वो अभी भी जिंदा। उसके जिंदा रहते हुए कोई भी इस मूनशिप को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी किन्मो एक धमाके के साथ ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब वो 6 डायरेक्शन रिलम पे आ चुका था। उसी वक्त किन्मो दोबारा से ब्रेक थ्रू करते हुए 7 स्टार रिलम पे भी आ जाता है। इस ब्रेक थ्रू की वजह से किन्मो चिल्लाते हुए अपनी बॉडी से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज कर रहा था, जो एनर्जी पूरे शिप में फैल रही थी। साथ ही साथ किन्मो का बॉडी साइज भी यहाँ पे बड़ा हो रहा था। तभी किन्मो दोबारा से ब्रेक थ्रू करने लग चुका। अब वो ब्रेक थ्रू करके सीधा सेलेस्टियल रिलम, फिर लाइफ एंड डेथ रिलम, फिर आखिर में डिवाइन ब्रिज रिलम पे भी आ चुका। यहाँ न सिर्फ किन्मो की कल्टीवेशन बढ़ रही थी बल्कि उसका साइज भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वो बिल्कुल मून हर्डर्स की तरह जाइंट बनता जा रहा है। साथ ही में किन्मो का लुक भी चेंज हो रहा है। वहीं पुराने मून गार्डियन की वाइटल एनर्जी तो खत्म होते हुए वो यहाँ पे गायब हो जाता है। उसे किसी बर्फ नुमा चीज ने निगल लिया है। इधर किन्मो का ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। किन्मो का ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। किन्मो के कई सारे हाथ आ जाते हैं जो इन पिलर्स को पकड़ चुके। किन्मो के इस फॉर्म को देख के ड्रैगन किलिन कहने लगता है कि आखिर अब ये क्या है? क्या ये मास्टर का कोई गॉड ट्रांसफॉर्मेशन है? लेकिन मैंने कभी भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए मास्टर को नहीं देखा। कहीं मास्टर ने कोई नवा गॉड ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट तो नहीं कर लिया? तो लिंजिंग कहने लगते हैं कि किन्मो की बॉडी में मून शिप की पावर्स ट्रांसफर हो रही है। मून शिप ने जबरदस्ती किन्मो के सभी डिवाइन ट्रेजरीज को ओपन कर दिया है। अब किन्मो एक मून हार्डर बन चुका। उनके ये कहते ही किन्मो अपने एनर्जी का यूज करते हुए मून शिप पे मौजूद स्टैचूज को एक्टिवेट कर देता है, जो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हुए टूटे हुए मून के चमक को वापस लाने लग चुके। वहीं लिंजिंग बता रहे थे कि इस तरह की टेरिफाइंग एनर्जी मून हार्डर्स भी पोजेस नहीं करते। कुछ गिने चुने स्पेशल मून हार्डर्स ही इस तरह की एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आखिर ये लड़का असल में है कौन? उनका भी ये कहना ही था कि उतने में ही किन्मो एक अलग जगह पे आ चुका। ये जगह एक डिवाइन पाथ की तरह लग रही है। इस जगह पे गोल्डन एनर्जी से बने हुए बर्ड्स भी फ्लाई कर रहे थे, जो किन्मो के चारों तरफ मंडराते हुए उसे आगे का रास्ता बताने लगे, जिन्हें देख के तो किन्मो अमेज था। किन्मो इस जगह पे बिना किसी तकलीफ के हवा में उड़ रहा था। किन्मो अब आजाद परिंदा बन चुका है। किन्मो इन गोल्डन फिशेस को फॉलो करते हुए दूसरी जगह पे आ जाता है, जहाँ गोल्डन बिल्डिंग्स और गोल्डन रोड है, जिस रोड पे हमारा किन्मो अपने बड़े से डिवाइन फॉर्म के साथ अकेले ही चल रहा है। वहीं बाहर की तरफ किन्मो का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है और अब वो कम्प्लीटली एक मून गार्डियन बन चुका था। यहाँ एल्डर को किन्मो के अंदर से कंप्लीट डिवाइन ब्रिज रिलम का डिफरेंट ऑरा फील होने लगा, इसलिए वो एकदम से शौक भरी आवाज में कहने लगे कि कहीं इसकी डिवाइन ब्रिज कंप्लीट तो नहीं? भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? डिवाइन ब्रिज तो टूटा हुआ है, आज तक कोई भी उस डिवाइन ब्रिज को रिपेयर नहीं कर पाया, तो भला किन्मो के पास कंप्लीट डिवाइन ब्रिज कैसे आ सकता है? क्या किन्मो अब एक ट्रू गॉड बन चुका है? मुझे तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इवन कि मुझ जैसा कल्टीवेटर भी डिवाइन ब्रिज रिलम को कंप्लीट नहीं कर पाया। डिवाइन ब्रिज को कंप्लीट करने का छोड़ो, ये लड़का तो अनडेड रिलम में अपने फ्लैश और ब्लड को भी रिगेन कर चुका है। इस तरह का फिनोमिना मैं क्या, इस दुनिया में और कोई भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट खुद शॉर्ट गॉड भी नहीं कर सकता। अनडेड रिलम में आने के बाद हमारी हड्डियां दिखने लगती है, लेकिन इस लड़के ने फ्लैश और ब्लड रिगेन करके कमाल ही कर दिया। यकीन नहीं होता मैं इस अनबिलीवेबल फिनोमिना को देख पा रहा हूँ। अब ये लड़का पिछले मून गार्डियन को रिप्लेस करके नया मून गार्डियन बन चुका है। मतलब कि अब ये एक लिविंग हेवनली गॉड बन गया है, जिसके ऊपर अनडेड रिलम के रूल्स का कोई भी असर नहीं होता। लिंजिंग ये सब कह रहे थे कि वहीं डीमन किंग डूटियान सोच रहा था कि उसने गलत दुनिया में इन्वेट करने का फैसला किया था। वो इस दुनिया को जितना कमजोर समझ रहा था उतना है नहीं। यहाँ अभी भी बहुत से ताकतवर लोग मौजूद है, जिनसे अगर मेरा सामना हो गया होता तो मेरा बचा कुचा साम्राज्य भी खत्म हो जाता। यह मूनशिप डिवाइन क्रिएशन की तरह लग रही है, जिसे बनाने के लिए एक्सट्रीमली प्रोफाउंड डाउट टेक्निक की जरूरत होती है। इस जैसे शिप को कोई मामूली सिविलाइजेशन नहीं बना सकती। अच्छा हुआ कि मैंने इस दुनिया में इन्वेट करने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया, लेकिन अभी भी मुझे एक बात परेशान कर रही है, और वो ये है कि इतने खतरनाक सिविलाइजेशन को भी किसी ने निपटा दिया। जब ये सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल थी तो इसे डिस्ट्रॉय करने वाली सिविलाइजेशन कितनी खतरनाक होगी। इधर डीमन किंग ये सब सोच रहा था कि वहीं किन्मो के ऊपर मून गार्डियन बनने का साइड इफेक्ट शुरू हो चुका। मून गार्डियन बनना और अचानक से उसकी कल्टीवेशन राइज करना ये नॉर्मल बात नहीं। अगर कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी को कुछ पाना होता है तो उसके लिए सबसे पहले कुछ सेक्रीफाइस भी करना होता है। इसलिए किन्मो कहने लगता है कि मुझे फौरन ही एक्शन लेना होगा। मैं ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरी वाइटल एनर्जी कंज्यूम होती जा रही है। अगर मैं वक्त पे अपने ग्रैंडपास को ढूंढ नहीं पाया तो धीरे धीरे मेरी सारी वाइटल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। जो कहने के बाद वो लिंजिंग से उसे यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया कहने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि मुझे मेरे ग्रैंडपास को फॉरबिडन लैंड में ढूंढने जाना है, इसलिए अगर अब आप चाहो
चाहो तो जा सकते हो। जो सुन के लिंजिंग किन्मू को गुड बाय बोल के शिप से नीचे उतर गए, जिसके बाद किन्मू वाइटल चेन्स का यूज करते हुए शिप को स्टार्ट करने लगा, जिस वजह से शिप हिलने लगी। शिप काफी दिनों से बंद होने की वजह से स्टार्ट होने में वक्त ले रही है। वक्त के साथ साथ किन्मू की ढेर सारी एनर्जी भी जा रही थी, क्योंकि उसे खूब ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। फाइनली ये शिप थोड़ी ही देर में शुरू हो चुकी और उड़ने भी लगी, जिस वजह से ड्रैगन किलिन कहने लगता है कि ये तो उड़ने लग चुका। शिप को उड़ता हुआ लिंजिंग भी देख रहे थे। तभी फेंगडू से कुछ हलचल होने लग चुका। दरअसल फेंगडू के काफी सारे गॉड्स बाहर आ रहे थे, तो लिंजिंग को लगा कि कहीं ये मूनशिप की वजह से तो नहीं आ रहे हैं। अगर ये मूनशिप की वजह से आ रहे हैं तो ये किन्मू के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वो अभी यहाँ पे ये सोच ही रहे थे कि तभी उनके पीछे फेंगडू का ऑफिशियल चीशू आ चुका, जिसे देखते ही लिंजिंग उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैं लिंजिंग फेंगडू के ऑफिशियल को ग्रीट करता हूँ। अब चीशू लिंजिंग से कहने लगता है कि तुम्हें फेंगडू के राजा ने बुलाया है, इसलिए तुम्हें वहाँ पे जल्दी जाना चाहिए। जो सुन के लिंजिंग को लगा कि ये बात मूनशिप से रिलेटेड है, इसलिए वो चीशू से पूछने लगे क्या ये मूनशिप की वजह से है। तो चीशू जवाब देता है कि नहीं, ये मूनशिप की बात नहीं है। भला फेंगडू के राजा मूनशिप को लेके क्यों परेशान होंगे, उनकी नजरों में मूनशिप की कोई भी अहमियत नहीं। चीशू के ये कहते ही हम किन्मू को देखते हैं, जो बड़ी ही तेजी से मूनशिप से ट्रेवल कर रहा था। बीच रास्ते में उसका जेट पेंडेंट दोबारा से रिएक्ट करने लगता है, तो इसलिए किन्मू कहने लगता है कि इस मर्तबा रिएक्शन पिछली मर्तबा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है इस तरफ कैरफ्री विलेज हो। जो कहने के बाद किन्मू उसी ओर जाने लगा, वो भी बहुत ही तेजी से। किन्मू के ऑरा को डीमन गॉड भी महसूस कर लेता है, इसलिए वो कहने लग चुका कि फाइनली तुम मेरे चंगुल में वापस आ ही गए। इस मर्तबा तुम्हारे साथ वो बंदा भी नहीं जिसने पिछली मर्तबा मुझे इंजर्ड किया था। अब तुम नहीं बचने वाले, तुम्हें पिछली बार की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ये कहते साथ ही डीमन गॉड अपने सभी सोए हुए डीमंस को अवेकन कर लेता है और फिर वो अपने सभी डीमंस को किन्मू के पीछे रवाना कर देता है। ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक था। इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि किन्मू डीमन गॉड से कैसे बचेगा। वैसे तब तक आप एंड स्क्रीन पे दिख रहे न्यू सीरीज को चेकआउट कर सकते हो। आपको ये सीरीज यकीनन पसंद आएगी, क्योंकि ये सीरीज भी टेल्स ऑफ फर्डिंग गॉड्स के स्टूडियो से आती है।